brought to you by Kuku FM. Download the app now. 19वीं सदी में ब्रिटेन में एक मशहूर लेखक हुए हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। उन्होंने युद्ध के बारे में बड़े मार्के की बात कही थी। If we don't end war, war will end us. अगर हमने युद्ध का चलन खत्म नहीं किया तो युद्ध हमें खत्म कर देगा। वेल्स की बातों को बड़े गौर से पढ़ा सुना गया, मगर जब उस पर अमल करने की बात आई तो सब मजाक उड़ाकर आगे बढ़ गए। नतीजा, वेल्स ने अपने जीवन में 2 विश्व युद्ध देखे। पहला 1914 से शुरू होकर 1918 तक चला। वेल्स ने पहले विश्व युद्ध में हुई बर्बादी देखकर एक किताब लिखी, द वॉर दैट विल एंड वॉर, यानी ये युद्ध की सभी संभावनाओं को खत्म करने वाला युद्ध है। यानी इस युद्ध में इतना नुकसान हो चुका है कि दुनिया फिर से लड़ाई का विचार छोड़ देगी। लेकिन इंसान का चरित्र वेल्स की सोच के उलट था। उन्हीं के जीते जी दूसरा विश्व युद्ध भी हुआ। 1946 में वेल्स की मौत हो गई। उनके जाने के बाद भी दुनिया भर में युद्ध नहीं रुके। ये सिलसिला आज तक जारी है। तब समझ में आता है कि एक युद्ध बीतते बीतते दूसरे युद्ध का बीज बो कर जाता है। इसका एक हालिया उदाहरण रूस और यूक्रेन के बीच बढ़ रहा तनाव है। बातचीत की मेजों पर उदासी पसरी है, सीमाओं पर चहल पहल है। रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। वो बेलारूस की सेना के साथ भी मिलिट्री ड्रिल करने वाला है। यूक्रेन भी पीछे नहीं है। उसने अपने सहयोगियों को फोन लगाना शुरू कर दिया है। उसको पहला सपोर्ट ब्रिटेन और कनाडा से मिला है। ब्रिटेन ने एंटी टैंक हथियारों, जबकि कनाडा ने स्पेशल फोर्सेस की पहली खेप यूक्रेन में तैनात कर दी है। कभी भी कुछ भी घटित होने की आशंका बलवती होती जा रही है। आज जानेंगे रूस और यूक्रेन का झगड़ा इस स्तर तक कैसे पहुंचा, और अगर युद्ध हुआ तो कौन किसे सपोर्ट करेगा। साथ में बताएंगे यूएई में एयरपोर्ट पर हुए एक ड्रोन हमले की कहानी, जिसमें 2 भारतीयों समेत 3 लोगों की मौत हो गई। यह हमला अप्रत्याशित क्यों है और यूएई इसका बदला लेने के लिए क्या कर रहा है। नमस्ते, मेरा नाम है हर्षिता और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का इंटरनेशनल प्रसंगों से जुड़ा डेली बुलेटिन दुनियादारी। आगे बढ़ने से पहले एक काम की सूचना सुन लीजिए। दुनियादारी के इस एपिसोड के पार्टनर है कुकू एफएम। यहाँ आपको देश दुनिया, साहित्य, समाज, दर्शन, विज्ञान समेत कई विधाओं में ऑडियो बुक्स का खजाना मिलता है। ऑडियो बुक्स माने बोलने वाली किताबें, जिन्हें आप दूसरे काम करते हुए भी सुन सकते हैं। लल्लन टॉप का दोस्त होने के नाते आपके लिए एक खास ऑफर भी है। प्रीमियम सब्सक्रिप्शन पर 50% की छूट। यह ऑफर पहले 250 यूजर्स के लिए है। ऑफर का लाभ कैसे मिलेगा? बस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन लेते समय LT50 का छोटू सा कोड डालना होगा। और जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर पहुंच जाइए। हम चलते हैं अपने शो की तरफ, जिसका नाम है दुनियादारी। तारीख 13 जनवरी 2022। रूस की सत्ता के केंद्र क्रेमलिन की तरफ से यूक्रेन मसले को लेकर एक बयान जारी हुआ। क्रेमलिन के प्रवक्ता दमित्री पेस्कोव की तरफ से पेस्कोव ने बताया कि हम पिछले कुछ दिनों से अमेरिका और नाटो के साथ बात कर रहे थे। जेनेवा और ब्रुसेल्स में 2 राउंड की बातचीत पूरी हो चुकी है, लेकिन इसका कुछ नतीजा नहीं निकला। बुनियादी मसलों पर हमारी असहमति बनी हुई है। इस बयान के एक दिन बाद ही यूक्रेन में जबरदस्त साइबर हमला हुआ। इस हमले में यूक्रेन की लगभग 70 सरकारी वेबसाइट्स को निशाना बनाया गया। हमले में कंप्यूटर्स का डेटा उड़ाकर लिखा गया था, यूक्रेन वालों, कयामत के लिए तैयार रहो। यूक्रेन ने इस साइबर हमले के लिए रूस को जिम्मेदार बताया। इससे पहले साल 2017 में भी रूस ने नॉटपेटा वायरस के जरिए यूक्रेन को भारी नुकसान पहुंचाया था। उस हमले में दुनिया को लगभग 75,000 करोड़ का नुकसान हुआ था। जानकारों का कहा कि आने वाले दिनों में यूक्रेन में और भी साइबर हमले हो सकते हैं। अब ये बताते हैं कि साइबर हमलों के अलावा रूस और क्या कर रहा है। रूस ने सैन्य अभ्यास शुरू कर दिया है। वो अपने सैनिकों को बेलारूस भेज रहा है। वहां फरवरी में बेलारूस की सेना के साथ अभ्यास की योजना है। बेलारूस लंबे समय से रूस का दोस्त रहा है। व्लादिमीर पुतिन बेलारूस के तानाशाह राष्ट्रपति एलेक्जेंडर लुकाशेंको को सपोर्ट करते हैं। 2014 में जब रूस ने क्रीमिया पर कब्जा किया था, तब लुकाशेंको ने न्यूट्रल ग्राउंड चुना था। उन्होंने रूस के कब्जे को समर्थन नहीं दिया था। लेकिन जब से पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाने शुरू किए हैं, लुकाशेंको पुतिन के करीब होते जा रहे हैं। उन्होंने न सिर्फ क्रीमिया पर कब्जे को सही ठहराया, बल्कि यूक्रेन मसले में भी रूस का साथ देने की बात कही है। बेलारूस की सैकड़ों किलोमीटर की सीमा यूक्रेन से सटी है। युद्ध की स्थिति में रूस बेलारूस की जमीन का इस्तेमाल कर सकता है। रूस ने हाल ही के दिनों में ये कहा
कि उसका यूक्रेन पर हमला करने का कोई प्लान नहीं है। 16 जनवरी को दमित्री पेस्कोव ने CNN पर एक शो के दौरान भी यही बात दोहराई। पेस्कोव ने जोर दिया, लेकिन बॉर्डर पर लगभग 2 लाख सैनिकों का जमावड़ा, अत्याधुनिक हथियारों की तैनाती, बेलारूस के साथ युद्ध अभ्यास, यूक्रेन की सरकारी वेबसाइट्स पर हमला और यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर अलगाववादियों को सपोर्ट, ये सारी कड़ियां मिलकर एक ही तरफ इशारा करती हैं, रूस की उस कुख्यात प्लानिंग की तरफ जिसके तहत रूस बीते दौर का गौरव लौटाना चाहता है। यूक्रेन लंबे समय तक रूसी साम्राज्य और बाद में सोवियत संघ का हिस्सा रहा। इस वजह से रूस उसे अपनी सीमा में मिलाने की फिराक में है। 1950 के दशक में सोवियत संघ ने क्रीमिया को उसे उपहार के तौर पर दिया था। 2014 में रूस ने बलपूर्वक वो उपहार छीन लिया। दूसरी वजह ये कि यूक्रेन रूस और यूरोपियन यूनियन के ठीक बीच में है। यूक्रेन पिछले कुछ समय से नाटो में शामिल होने की कोशिश कर रहा है। रूस इसे किसी भी कीमत पर रोकना चाहता है। यूक्रेन मसले को लेकर होने वाली बातचीत में वो यही मांग रख रहा है। हालांकि रूस इसी मांग तक सीमित नहीं है। उसका कहना है कि नाटो और अमेरिका सेंट्रल यूरोप में 1997 से पहले वाली स्थिति में लौट जाएं, यानी नाटो और अमेरिका ने लातविया, एस्टोनिया और लिथुआनिया में जो हथियार तैनात किए हैं उन्हें भी वापस ले जाए। इसके बाद ही रूस यूक्रेन सीमा से पीछे हटेगा। हमने इस बारे में दुनियादारी के पिछले एपिसोड्स में विस्तार से बात की है। आपको उन एपिसोड्स के लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। हम लौटते हैं मूल विषय की तरफ। रूस की तैयारी तो जोरों पर है। इस बीच में यूक्रेन क्या कर रहा है? अमेरिकी एजेंसियों ने चेतावनी जारी की थी कि रूस यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर माहौल खराब करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसे हमले का बहाना मिल जाए। यूक्रेन के पूर्वी बॉर्डर पर साल 2014 से सिविल वॉर चल रहा है। इस झगड़े में अभी तक 14,000 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। चेतावनी जारी होने के तुरंत बाद यूरोप के 2 देश यूक्रेन के सपोर्ट में आए हैं। ब्रिटेन के रक्षा मंत्री बेन वॉलेस ने संसद में कहा कि उनका देश यूक्रेन को लाइट एंटी आर्मर डिफेंसिव हथियार सप्लाई करेगा। ब्रिटेन का कहना है कि ये हथियार सुरक्षा के लिए हैं। रूस के हमले की स्थिति में ये काम आएंगे। ब्रिटेन सैनिकों की एक टुकड़ी भी भेज रहा है। वे यूक्रेनी सैनिकों को हथियार चलाने की ट्रेनिंग देंगे। हथियारों और सैनिकों की कितनी संख्या यूक्रेन भेजी जाएगी, इस बारे में अभी स्पष्ट जानकारी नहीं है। 17 जनवरी को कनाडा के विदेश मंत्री यूक्रेन के दौरे पर थे। राजधानी कीव में उन्होंने यूक्रेनी प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस मुलाकात के बाद ग्लोबल न्यूज ने खबर चलाई कि कनाडा स्पेशल फोर्सेस की एक टीम यूक्रेन भेज रहा है। ये टीम रूस के हमले की स्थिति में कनाडा के लोगों को निकालने और यूक्रेन सरकार को सलाह देने का काम करेगी। ये टीम सीधे तौर पर किसी लड़ाई में शामिल नहीं होगी। यूक्रेन ना तो अभी यूरोपियन यूनियन और ना ही नाटो का मेंबर बना है, इसलिए रूसी हमले की स्थिति में कोई पश्चिमी देश सीधे तौर पर उसकी मदद शायद ही करे, लेकिन हथियार और सलाह के स्तर पर उसे सपोर्ट मिलता रहेगा। अमेरिका रूस के अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सिस्टम पर प्रतिबंध लगा सकता है। इसके अलावा जर्मनी ने रूस की नॉर्थ स्ट्रीम गैस पाइपलाइन को नामंजूर करने की धमकी भी दी है। क्या आर्थिक नुकसान की आशंकाएं पुतिन को अपने ड्रीम प्लान से पीछे हटा सकती हैं? ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन ये जरूर है कि आने वाले कुछ दिनों में निर्णायक खबरें सुनने को मिल सकती हैं। इस मोर्चे पर हमारी नजर बनी रहेगी। रूस और यूक्रेन के चैप्टर को यहीं पर विराम देते हैं। अब चलते हैं अगले झगड़े की तरफ। ये झगड़ा मिडिल ईस्ट के देश यमन में 2015 से चल रहा है। इस झगड़े में 17 जनवरी 2022 को बड़ा मोड़ आया। इस दिन यूएई के अबुधाबी एयरपोर्ट पर एक ड्रोन हमला हुआ। इस हमले में 2 भारतीय समेत 3 लोग मारे गए, जबकि 6 लोग घायल हो गए। इस हमले की जिम्मेदारी यमन के हूती विद्रोहियों ने ली। हमले के बाद यूएई ने बदले की धमकी दी। 18 जनवरी को यूएई और उसके सहयोगी देशों ने हूती ठिकानों पर कई हवाई हमले किए हैं। अब आपके मन में सवाल होगा कि हूती विद्रोही कौन है? ये समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। यमन पर 1000 साल तक जायदी मुसलमान राजाओं का शासन रहा। 1962 में अंतिम जायदी सुल्तान इमाम अहमद की हत्या हो गई। इसके बाद लंबे समय तक सिविल वॉर चला। यमन 2 हिस्सों में बटा, साउथ और नॉर्थ यमन। साउथ यमन में कुछ समय तक कम्युनिस्ट विचारधारा की हवा भी चली। 1978 में नॉर्थ यमन में अली अब्दुल्ला सालेह राष्ट्रपति बन गए। उनके समय में नॉर्थ और साउथ में फिर से लड़ाई छिड़ गई। ये लड़ाई तब खत्म हुई जब सोवियत संघ का पहिया पटरी से उतरने लगा था। इसका असर यमन पर भी हुआ। नॉर्थ और साउथ यमन मिल गए। इस मिलन को रिपब्लिक ऑफ यमन का नाम मिला। हूती विद्रोहियों की कहानी 1990 के दशक में शुरू हुई थी,
नामकरण नया था मगर सूत्रधार वही। अली अब्दुल्ला साले की सत्ता पर कोई आंच नहीं आई। वो एकीकृत यमन के पहले राष्ट्रपति बने। उन्हें साथ मिला सऊदी अरब और अमेरिका का। सऊदी अरब सुन्नी इस्लामिक देश है। उन्होंने यमन में सलाफी मूवमेंट को बढ़ावा दिया। इन सबके बीच जायदी शिया मुस्लिम किनारे पर चले गए। एक समय के सुल्तान मुफलिसी का जीवन जीने को मजबूर थे। उनकी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए ही बेदरदीन अल हूती ने बिलीविंग यूथ नामक संगठन बनाया था। शुरुआती सालों में इसने बहुत सारे क्लब्स बनाए, समर कैंप्स लगाए, युवाओं को अपनी तरफ खींचा। इन कैंप्स में शिया स्कॉलर्स की किताबें पढ़ाई जाती, लेबनान और ईरान के शिया धर्मगुरुओं की कहानियां बांची जाती थीं। एक तरफ यमन सरकार सुन्नी सऊदी, अमेरिका और इजराइल के साथ झूला झूल रही थी, वहीं जायदी अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। वे अपने लिए जरूरी संसाधनों और अधिकारों की मांग कर रहे थे। सरकार ने उनकी मांगों को अनसुना कर दिया। इससे नाराज बेदरदीन अल हूती ने सरकार के खिलाफ रैलियां निकाली। इन रैलियों से साले सरकार परेशान हो गई। सरकार ने अल हूती के खिलाफ अरेस्ट वारंट निकाल दिया, लेकिन इससे मामला सुलझने की बजाय और उलझ गया। सेना और अल हूती के समर्थकों के बीच हिंसक जंग शुरू हो गई। दोनों तरफ से लोग मरने लगे। 10 सितंबर 2004 को सेना ने एक मुठभेड़ में बेदरदीन अल हूती को मार दिया। ये चिंगारी के भड़कने का पहला संकेत था। अल हूती के समर्थकों ने यमन सरकार के खिलाफ सीधी जंग का ऐलान कर दिया। अल हूती के नाम पर इस आंदोलन को नाम मिला हूती विद्रोह। उनके समर्थक कहलाए हूती विद्रोही। इस लड़ाई में यमन सरकार ने अपना पूरा दमखम झोंक दिया। आर्मी और एयरफोर्स ने हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर खूब बम बरसाए। बरसे तो पैसे भी सऊदी अरब की जेब से। सऊदी यमन सरकार की तरफ था। पलड़ा भारी था, सरकार का पलड़ा भारी था, मगर किस्मत नहीं। इस लड़ाई में हूती विद्रोहियों ने बाजी मार ली। उन्होंने नए ठिकानों पर कब्जा कर लिया। ये सऊदी अरब के मुंह पर करारा तमाचा था। साल 2010 में हूती विद्रोहियों ने यमन सरकार के साथ समझौता कर लिया। दोनों पक्ष युद्ध विराम पर राजी हो गए। हलचल थम गई, मगर पूरी तरह नहीं। पड़ोस में एक और बड़ी हलचल पकने के लिए तैयार थी, ट्यूनीशिया में। दिसंबर के महीने में एक फल विक्रेता के चेहरे पर लगे एक थप्पड़ ने अरब स्प्रिंग का बटन दबा दिया था। ट्यूनीशिया से शुरू हुई आग धीरे धीरे पूरे मिडिल ईस्ट में फैल गई। वहां दशकों से तानाशाही सरकारें कायम थीं। यमन में अली अब्दुल्ला साले 32 सालों से सरकार चला रहे थे। उनके खिलाफ विद्रोह हुआ। साले ने अपने सहयोगी मंसूर हादी को सत्ता सौंप दी, लेकिन ये पावर ट्रांसफर ठीक से नहीं हो पाया। जनवरी 2015 में हूती विद्रोहियों ने प्रेसिडेंशियल पैलेस पर कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति मंसूर हादी देश छोड़कर भाग गए। सत्ता हूती विद्रोहियों के हाथों में आ गई। उधर मंसूर हादी भागकर सऊदी अरब गए। सऊदी को अपना आधार खिसकने का डर था। उसे यह भी शक था कि हूती विद्रोहियों की मदद ईरान कर रहा है। इसी बुनियाद पर उसने हूती विद्रोहियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। सऊदी अरब के नेतृत्व में गठबंधन सेना ने यमन में युद्ध शुरू किया। इस गठबंधन में एक किरदार यूएई का भी है। बाकी सहयोगियों में अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस का नाम आता है। यूएई पर हुआ ड्रोन हमला अप्रत्याशित क्यों है? अब बात इस पर। इसकी कई वजहें हैं। यूएई की कोई सीमा यमन से नहीं लगती। सऊदी अरब की एक सीमा यमन से सटी है। हूती विद्रोही लंबे समय से सऊदी अरब के तेल खदानों पर हमला करते रहे हैं, लेकिन यूएई इससे बचा रहा। उसकी जमीन पर हूती विद्रोहियों का आखिरी हमला 2018 में हुआ था। यूएई शुरुआती दौर में हूती विद्रोहियों से सीधे नहीं उलझा। 2019 के बाद उसने यमन में अपनी मौजूदगी कम कर दी थी, लेकिन पिछले कुछ हफ्तों से यूएई ने अपने हथियारों का मुंह हूती विद्रोहियों की तरफ खोल दिया है। यूएई के समर्थन वाली जायंट ब्रिगेड्स ने हूती विद्रोहियों के कब्जे वाले कई इलाकों को अपने नियंत्रण में लिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार 2021 का साल हूती विद्रोहियों के लिए काफी अच्छा रहा। उन्होंने सरकार के नियंत्रण वाले आखिरी शहर मरीब में भी कोहराम मचाया, लेकिन जायंट ब्रिगेड के आगमन के बाद स्थिति पलट गई है। इस वजह से हूती विद्रोहियों का गुस्सा बढ़ा हुआ है। अबू धाबी एयरपोर्ट पर ड्रोन हमला इसी गुस्से की वजह से हुआ है। जानकारों की माने तो हूती विद्रोही यूएई पर और भी भीषण हमला करने में सक्षम है। उन्होंने सऊदी अरब के मामले में ऐसा करके दिखाया भी है। सऊदी तेल कंपनी अरामको को कई बार तेल उत्पादन रोकना पड़ा था। एयरपोर्ट पर हमले के बाद यूएई ने बदला लेने का वादा किया। गठबंधन सेना ने सना में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी शुरू कर दी है। इस हमले में 14 लोगों के मारे जाने की खबर है। अल अरबिया की रिपोर्ट के अनुसार इस हमले में एक हूती कमांडर भी मारा गया है।
यूएई ने कहा है कि आतंकी घटनाओं का जवाब देना उसका अधिकार है और वो ऐसा करता रहेगा। कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में दोनों पक्षों के बीच हिंसा बढ़ेगी। इस मसले पर भी हमारी नजर बनी रहेगी। आप बने रहिए लल्लन टॉप के साथ। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी। इसी उम्मीद के साथ विदा लेती हूँ। शुक्रिया, शुभ रात्रि।